हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें अगर आप चैप्टर में जाओगे तो आपको इस प्रकार से कई स्रोत दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आप चैप्टर 1 में जाते हो हड़प्पा सभ्यता वाले में, तो उसमें आपको 3 सोर्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसके अलावा दूसरे चैप्टर में जाते हो तो किसी में 10-10, 15-15, 17-17 भी हैं। अगर हम टोटल 7 चैप्टर में देखें कितने सोर्स हैं, तो 70 सोर्स बेस्ड को आपके ये ऐसे टॉपिक दे रखे हैं। अब हमें इतने सारे थोड़ी पढ़ने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इनमें से अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझना है। और देखिए, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है ये फाइनल एग्जाम का है, याद रखना। ठीक है, फाइनल एग्जाम का है। फाइनल एग्जाम में देखें तो आपका सेक्शन डी जो है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 33 तक, ठीक है, आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा उसमें से। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, वेबसाइट पे आप जरूर विजिट करें हमारी eklavyastudypoint.com। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, क्लास 12th के 11th के सभी क्लासों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके क्लास 12th को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट में जाना है। ये आपके सामने टेबल आएगी, आप इस टेबल में जाके अपने हिसाब से जो आपको देखना हो आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, और चैप्टर वाइज वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए आपके, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा दिए, वन शॉट एमसीक्यू भी करा दिए। तो सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। एक बार आप स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर में यानी 2023-24 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो फाइनल आपका एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। हो सकता है रिपीट हो जाए, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से सोर्स आते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने एक स्रोत है, इसको आपको पूरे को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो है इसके लेखक कौन थे। आप जानते हैं कि जो चाणक्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। ठीक है, इनको कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जंगल में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था। तो जंगलों में हाथियों का जो पता लगाया जाता था उसके लिए क्या किया जाता था कि जंगलों में इनके द्वारा जो गिराया गया मलमूत्र होता है उसके द्वारा इनको पहचाना जाता था। ठीक है, और कई जगह पे जो हथनियाँ होती हैं, हथनियों की भी सहायता ली जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों के द्वारा हाथी जो थे उसको क्यों पकड़ा जाता था। तो हाथियों को इसलिए पकड़ा जाता था क्योंकि उनको अपनी सेना में, इनको सेना में हाथियों की जरूरत पड़ती थी। अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ये लोग हाथी को पकड़ा करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हम और आगे देखते हैं। ये महाभारत वाला जो आपका चैप्टर है इसमें से ये सोर्स लिया हुआ है। आप यहाँ पे एक बार पूरा ध्यान से देखें, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा सोर्स है, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, देखिए ये आधा है और यहाँ पे आधा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है कि हिडिंबा की संस्कृति पांडव से किस प्रकार से भिन्न थी। देखिए, हिडिंबा बेशक से भीम की पत्नी हो, लेकिन वो पांडवों से अलग थी क्योंकि वो राक्षस कुल से थी। ठीक है, कौन से वंश से थी, राक्षस वंश से थी। ये आदमखोर होते थे और चारों वर्णों से परे होते थे, ये चारों वर्णों से अलग थे। ये हो गया इसका आंसर। ये आपकी ऑफिशियल जो आंसर की होती है ना उसमें से मैंने आंसर ले रखा है, लेकिन पेपर में आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, आप उसको अपने तरीके से और आसान बनाकर भी सारी चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंती ने भीम के लिए हिडम्बा की याचना को क्यों स्वीकार किया। ठीक है, देखिए कुंती ने क्या किया था कि हिडिंबा की जो याचिका थी उसको इस शर्त पे स्वीकार कर लिया था कि हिडिंबा के साथ वो दिन बिताएगा, लेकिन रात में वो पांडव के पास वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये शर्त उन्होंने रखी थी। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। ठीक है, इस तरीके से टोटल एक सोर्स आपका 4 नंबर का हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि इस घटना ने कुंती की दूरदर्शिता को कैसे सिद्ध किया। कुंती जो थी वो दूरदर्शी थी, वो काफी आगे का सोचती थी। तो देखिए, कुंती एक दूरदर्शी थी जो जानती थी कि हिडिंबा जो है और उसका जो बच्चा है वो उनकी जरूरत में
बहुत कभी ना कभी मदद करेगा, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और वही हुआ भी। घटोत्कच जो था उसने पांडवों को उनकी आवश्यकता होने पर वापस लौटने का वचन दिया। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक और सोर्स है। अब ध्यान से देखो, देखो इतना बड़ा है ये, इसमें से आपको पढ़ना है, समझना है, जो भी आपकी समझ में आए। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि पुरातत्वविद जो है, ठीक है, वो अपनी खोजों का वर्गीकृत जो है वो कैसे करते हैं। तो वो जो भी खोज करते हैं, जो भी उनको मिलता है, उसको वो उससे रिलेटेड कामों के आधार पे भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कहीं गए, उनको चक्कियाँ मिली, एग्जाम्पल में चक्की थी। अभी चक्की का क्या काम होता है, उस समय में जो अनाज होता था उसको पीसने के लिए चक्कियों का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने समझ लिया कि भाई ये चीज़ जो है ये इस काम में आती है। फिर कहीं गए, कोई दूसरा औजार या कुछ टूल्स मिल गया, तो उस टूल से क्या काम हो सकता था उसको वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो कार्य को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो प्राचीन पुरावस्तुओं को समझने के लिए वर्तमान समय की वस्तुओं से उसकी तुलना कैसे करते हैं। देखिए, प्राचीन समय में जो भी वस्तु मिली है, ठीक है, इनको खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जो भी चीज़ें मिलती हैं, ये उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और फिर वर्तमान समय में जो चीज़ें यूज़ में आई जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करके देखते हैं कि तब कैसा सिस्टम था और आज कैसा सिस्टम है, कितना इसके बीच में बदलाव आया है। तो इन सब चीज़ों को वो देखा करते हैं। फिर क्या है कि अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक में अवतल चक्की का वर्णन किस प्रकार किया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो उस समय में अवतल चक्की जो थी, देखो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि जो अवतल चक्कियां जो थी ना वो बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी संख्या में ये चक्कियां मिली हैं। ऐसा लगता था कि भाई अनाज पीसने के लिए केवल एकमात्र साधन यही थी, यानी कि अनाज पीसने के लिए केवल इन्हीं चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये जो चक्कियां थी ये कठोर होती थी, कंकड़ीले पत्थर जैसी होती थी, मजबूत होती थी, बलुआ पत्थर वगैरह से बनी होती थी, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो था बहुत ज़्यादा होता था, और ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज वाला। मेगास्थनीज वाला ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपके पेपर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर आपका ऊपर तक ये पूरा का पूरा सोर्स है। अब इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि बताइए मेगास्थनीज कौन था। फिर क्या है कि निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण थी, ठीक है। राजा की प्रशासनिक भूमिका के बारे में बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज जो था वो एक ग्रीक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके दरबार में आया था, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका से उस समय का, यानी मौर्य साम्राज्य के दौरान का जो भारत है उसके बारे में जानकारी अपने को बहुत डिटेल में मिल जाती है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। अब देखो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है कि निरीक्षक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो अधिकारी होते थे वो राज्य के लिए, यानी कि शासक के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करती थी, ठीक है। अपने शासक के लिए और जनता दोनों के कल्याण के लिए काम करते थे, इसलिए इनकी जो भूमिका होती थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजा की प्रशासनिक भूमिका को समझने के लिए मेगास्थनीज का जो वृत्तांत है, उसकी जो इंडिका है, वो किस प्रकार से उपयोगी है या किस प्रकार से सहायक है, ये आपको बताना है। तो देखिए मेगास्थनीज का जो विवरण है उसमें से हमको शासक किस प्रकार के होते थे, कैसे वो शासन करते थे, ये जानकारी मिलती है। जनता के साथ राजा का क्या संबंध होता था, ये जानकारी मिलती है। राज्य के ऊपर किस प्रकार से उसका नियंत्रण था, ठीक है। और पड़ोसी शासक जो थे उनके साथ उनके कैसे रिलेशन होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमको मेगास्थनीज के विवरण से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको ना देखो सीधा सीधा आंसर ना यहाँ पे मिलते नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे ना कि जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा आप आंसर ढूंढ लो, 1-2 क्वेश्चन के मिल गए तो मिल गए, वरना ज़्यादातर आंसर नहीं मिलते हैं आपको। इसको मेगास्थनीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो कितना बड़ा है ये सोर्स है और इसी का पार्ट है ये वाला, ठीक है। मैंने एक ही स्लाइड में रख दिया है पूरे को, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर सामने से हट जाऊं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके एक बार पढ़ लें, ठीक है। फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि इस सोर्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने आपको आंसर जो दे रखे हैं ये सारे आंसर की वाले हैं, तो ये आपके सारे करेक्ट आंसर होंगे। प्रश्न है कि ये स्रोत जो है वो पुन्ना के आध्यात्मिक अनुभव की अंतर्दृष्टि जो है उसको किस प्रकार से प्रदान करता है।
तो जो पुन्ना है यहाँ पे पन्ना लिखा हुआ है, इसने ये महसूस किया कि जो रीति रिवाज होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, उससे कुछ होता नहीं है, ऐसा इसका मानना था। ये कहते हैं कि जल में स्नान करने से हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। और जाति व्यवस्था जो थी उस समय में, ये जाति व्यवस्था में भी विश्वास नहीं करती है। ये विश्वास करती थी तो किसी को पाप नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पाप ही नहीं करना चाहिए, तो फिर पवित्र स्नान की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा इनका मानना था। अनुष्ठान को भी ये अर्थहीन मानते थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही नंबर का है। अब पेपर में मान लो आ गया, तो क्या आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। आप कोई भी एक पॉइंट लिख दोगे ना, तो आपको वहां पे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि एक जागृत आत्मा के रूप में पुन्ना जो है वो किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है। तो उसने आत्म साक्षात्कार निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण माना है, कि हमें अपने बारे में खुद से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, अपने अंदर खुद हमें झांकना चाहिए। इन्होंने ये भी तर्क दिया है कि अनुनय के माध्यम से ब्राह्मण को समझने, ठीक है, की कोशिश करती हैं। देवत्व के मार्ग को समझती हैं, कैसे हमें देवता प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। और अनुष्ठान को ये अर्थहीन मानते हैं कि अनुष्ठान सही नहीं है। स्वयं का सही अर्थ समझ गई हैं, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार की चीज़ें, जल में स्नान करने से पाप नहीं मुक्त हो सकते, ये भी इन्होंने समझ लिया है। जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती हैं। तो ये सारे पॉइंट इतने सारे बनते हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट अगर पेपर में लिख दोगे तो आपके उसके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसी का ना तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है कि इस स्रोत में जो बुद्ध हैं, उन्होंने उनकी कौन सी शिक्षाएं आपको पता लगती हैं। तो देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं में ये पता लगता है कि आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया है इन्होंने, ठीक है। फिर सामाजिक जगत को मनुष्यों की रचना मानते हैं, कि ये जो पूरा समाज है, पूरा सामाजिक व्यवस्था है, मनुष्य ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये मानते हैं। अच्छे आचरण और मूल्यों का महत्व दिया जाना चाहिए। बुद्ध ने कर्म कांडों की निंदा करी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं करना। जाति व्यवस्था की निंदा करी, यानी कि जाति व्यवस्था को नहीं मानते। कर्मकांड इनके अनुसार निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छे कर्मों का महत्व दिया, यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट, ये 2 नंबर का होगा आई थिंक, यस 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें फिर आपको कम से कम 2 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। 2 नंबर लेने के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे आपको लिख देने हैं। अगला देखिए, शिक्षा तथा मनोरंजन, ये इब्न बतूता वाला जो चैप्टर है आपका, यात्रियों के नजरिए, उस चैप्टर का ये सोर्स है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोरक्को के सुल्तान जो थे, उन्होंने इब्न बतूता को इब्न जुजाई से अपनी यात्रा की कहानी को कहने का आग्रह क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा में जो शहर देखे थे, जहाँ पे भी वो नई नई जगह जाते थे, जो भी उन्होंने देखा, उनका लेखा जोखा लिखवाने के लिए कहा कि जाओ उनके सामने जो भी आपने देखा है वो बताओ, उसका वो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। फिर जो इंटरेस्टिंग जो घटनाएं थी उसको दर्ज कराने के लिए कहा। विभिन्न देशों में जो दिलचस्प अनुभव थे उसको लिखवाने के लिए इन्होंने कहा, ठीक है। सुल्तान की रुचि जो थी वो विभिन्न देशों के लोगों के बारे में जानने में थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में। फिर दर्शक लोगों के मनोरंजन के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती थी, उन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही पॉइंट लिखना है। फिर नेक्स्ट है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के दौरान जिन स्थानों की खोज की उन पे प्रकाश डालना है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे गए थे, सीधा सीधा ये बताना था। तो देखो, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। जिद्दी यात्री था, ये भी आपने पढ़ा है। और यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी ये यात्रा बहुत करता था। मक्का गया, सीरिया गया, इराक, फारस, यमन, ओमान, अफ्रीका, ठीक है, सिंध, दिल्ली, मालदीव, चीन, चाइना तक चला गया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इतनी सारी जगहों पे इसने क्या करी थी, यात्रा करी थी। तो इसमें से 2-4 भी लिख देते बहुत हो जाता, ठीक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। नेक्स्ट है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, वो देखिए, इब्न बतूता के यात्रा वृतांत उसके द्वारा भारत में देखी गई चीज़ों को कैसे व्यक्त करते हैं। उसने भारत में क्या क्या देखा ये समझिए। भारत में जिस जिस चीज़ को देखा उसने, उसमें से था नारियल, जिसको देखकर वो हैरान हुआ। पान के पत्ते का यूज़ देखकर वो हैरान था, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। फिर भारतीय शहर को वो घनी आबादी वाला समृद्ध शहर मानता है, उसने अपने इसके विवरण में लिखा है। उसने ये भी कहा था कि भारत के जो शहर है वो अवसरों से भरपूर है, यदि किसी व्यक्ति में काम करने की इच्छा है तो उसके लिए यहाँ पे काम बहुत है, यानी रोजगार के अवसर बहुत हैं। दिल्ली और
ताराबाद का विवरण दिया, ठीक है। दिल्ली और दौलताबाद को इसने एक्सप्लेन किया था, उसको कंपेयर भी किया था, नगरों के बारे में बताया है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख के आप इसको पूरा कर सकते थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा ना हमें एक्सप्लेन करना होता है, हल्का हल्का। नारियल लिखा हुआ है तो केवल नारियल नहीं लिखना पेपर में, ये बताना है कि भाई इसने भारत में नारियल पहली बार देखा था, यहीं पे आके उसको नारियल के बारे में जानकारी हुई थी, बस। तो यहाँ पे अपने ये जो सोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए वैसे तो टोटल 70 सोर्स हैं, मैंने 7 चैप्टरों को जब बहुत ध्यान से देखा, लेकिन इतने सारे सोर्स कराना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। लेकिन इसमें से मैंने कुछ सोर्स करा दिए आपको, लेकिन आपके जो आगे के एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए हम आपको और सोर्स करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इनको देख कर जाइए। एनसीईआरटी में जो सोर्स दे रखे हैं बॉक्स में, उन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि एनसीईआरटी में जो बॉक्स दे रखे हैं, सारे बॉक्स स्रोत नहीं है। जिस बॉक्स के ऊपर आपके सामने लिखा होगा स्रोत 1 या स्रोत 2 या स्रोत 3, वही स्रोत वाले क्वेश्चन है, वहीं से आएंगे, ठीक है। और कुछ बॉक्स ऐसे भी है जहाँ से क्वेश्चन आपके स्रोत वाले नहीं पूछे जाएंगे, तो ये याद रखना है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। मैं क्या करूँगा, इस लेक्चर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आपको थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी इसको समझने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।